एक बार सभी बच्चे फटाफट जुड़े भाई। सभी बच्चे फटाफट जुड़े। और अब है हेमंत होशियार भाई आपस में बात न करें, है ना। आपकी क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। भाई गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते भाई, हैप्पी। चलो अब भाई हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं हम। देखो जो एक्सरसाइज है हमारी 5.2 है भाई, जो एक्सरसाइज है वो हमारी 5.2 है, ये हमारी एक्सरसाइज है। और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात, ठीक है। चलो तो देखो जो लाइनर इक्वेशन एक तो आज ये पढ़ने वाले हैं, और एक हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, यानी सारणिक का उपयोग या अनुप्रयोग, ठीक है। तो 5.2 का पहला क्वेश्चन है कि आपको वर्टिकल्स दिए गए हैं, यानी आपको क्या दिया गया है, त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, यानी 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, शीर्ष दिए गए हैं। और हमें कहा गया है कि भाई आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके बताओ भाई। दीपक यादव, राम राम सर जी, नमस्ते गुरुदेव। देखो भाई अब हम बात कर लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी आपको 3 बिंदु दिए गए हैं, यानी मैं कह सकता हूं कि सर मान लीजिए कि आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ये एक त्रिभुज है भाई, और इस त्रिभुज के वर्टिकल यानी शीर्ष दिए गए हैं। शीर्ष क्या दे रखे हैं, शीर्ष हमें दिया गया है सर 0 0, यहाँ पे दिया गया है 5 0, और यहाँ पे दिया गया है 3 4। मान लीजिए कि ये आपको पॉइंट दिए गए हैं, इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। 3 बिंदु हैं, यानी आपको शीर्ष दिया गया है, शीर्ष दिया गया है भाई सभी को, गुड मॉर्निंग, है ना। शीर्ष दिया गया है और हमें कहा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए भाई। चलो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो कल मैंने बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालोगे भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसके लिए मैंने कल एक फॉर्मूला लिखवाया था, और क्या फॉर्मूला लिखवाया था, 1/2, फिर हम एक सारणिक बनाएंगे, और इस सारणिक के अंदर एलिमेंट होगा x1 y1, उसके बाद x2 y2, उसके बाद x3 y3, और जो थर्ड कॉलम होगा वो होगा 1 1 1 भाई, यानी यहाँ पे क्या होगा 1 1 1, ठीक है। ये कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था जब हम एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। अजय कुमार कह रहा है कि ऑल स्टूडेंट लाइक शेयर एंड कमेंट करें, बिल्कुल सही बात है भाई, सभी विद्यार्थी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें यदि कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। चलो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, और ये आपके पास एक फॉर्मूला है भाई। चलो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको डेल्टा से लिख देता हूँ, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, लो मेरे भाई 1/2, फिर एक लाइन खींचोगे। अब देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये वर्टिकल है, शीर्ष है त्रिभुज के, शीर्ष क्या है 0 0, तो यहाँ लिखोगे 0 0, फिर क्या लिखोगे भाई 5 0, तो यहाँ लिख देंगे 5 फिर 0, फिर क्या लिखोगे 3 4, तो ये लिख दिया मैंने 3 और फिर 4, उसके बाद 1 1। अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है, क्या दिमाग में आ रहा है कि सर यदि पॉइंटों को हम उल्टा सुल्टा लिख दें तो, गलती से हमने इस पॉइंट को यहाँ लिख दिया, इस पॉइंट को यहाँ लिख दिया, या इस पॉइंट को मैंने नीचे लिख दिया, इस पॉइंट को ऊपर लिख दिया, तो सर क्या क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बिल्कुल आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना भी चाहिए कि सर यदि पॉइंटों को हम आगे पीछे लिख दें, जो पहला ये पॉइंट x1 y1 है, जरूरी थोड़ी ना यही x1 y1 है, मैं इसको भी तो x1 y1 मान सकता हूँ। तो सर ये तो बताओ,
ये तो बताओ कि भाई ये आगे पीछे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई? बिल्कुल लिख सकते हो भाई, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक मेरे को भाई एक बात बताओ, अगर इस पंक्ति को उठा के यहाँ रख दो, इस पंक्ति को उठा के यहाँ रख दो, तो सारणिक के आगे सिर्फ चिन्ह तो बदलेगा। सिंटू देखो भाई ये हमारे पास है। अच्छा, अगर इनको आपस में चेंज कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे, तो भाई क्या प्रभाव पड़ेगा? सर यही तो रहेगा कि बाहर आगे माइनस आ जाएगा। बाहर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा, त्रिभुज के क्षेत्रफल में सिर्फ संख्यात्मक मान लेंगे, ना कि प्लस माइनस का ध्यान देंगे। क्योंकि अगर बाहर माइनस भी आ जाता है तो हम संख्यात्मक मान ही लेंगे, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमेशा धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा भाई। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। तो चलो इसका मान निकाल देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1/2, यहां ब्रैकेट लगा देता हूं। प्रसार करो अपनी तरफ से, किसी भी तरीके से प्रसार कर सकते हो भाई। तो मैं R1 के अनुसार प्रसार करूंगा, ये 0 है, करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर -0, इस अवयव के लिए भी करने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए करने की आवश्यकता है +1। फिर एक सारणिक बनाओगे, इस एलिमेंट की पंक्ति को हटा दो तो ये इसकी पंक्ति हो गई, कॉलम को हटा दो तो ये इसका कॉलम हो गया। यानी इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो क्या बच गया? 5 0 3 4। तो यहाँ लिखोगे 5, फिर 0, फिर 3 और फिर 4 भाई। ठीक है, ये लो भाई 1/2 हमारे पास है। यहाँ 0 -0 इनको हटाओ, 1 है इनको भी हटाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 20, फिर -0 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई? 20 आ गई भाई। यहाँ पे आ गया 20, ये लो भाई 20 आ गया। जैसे इनको काटोगे तो क्या आने वाला है? 10। अच्छा एक बात और, एरिया है वो स्क्वायर के रूप में होता है, स्क्वायर यूनिट लिख दो या वर्ग इकाई लिख दो भाई। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? वर्ग इकाई। ठीक है, और जो इंग्लिश वाले विद्यार्थी हैं वो क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट। क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर के रूप में होता है, वॉल्यूम आयतन है वो हमेशा क्यूब के रूप में होता है, लंबाई कोई भी डिस्टेंस है वो हमेशा मीटर स्क्वायर या इकाई के रूप में होती है, स्क्वायर के रूप में नहीं होती है भाई। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा अब आगे देख लेते हैं भाई, आगे क्या आने वाला। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सा है कि भाई अगर आपको शीर्ष दिए जाए तो एक सारणिक बनानी है, उसमें ये बिंदु रखने हैं, सारणिक का मान निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2-3 पार्ट दिए गए हैं भाई। एक पार्ट मैंने करा दिया है, 2 पार्ट आपको करने हैं। बस कुछ नहीं करना, सारणिक का मान ही तो निकालना भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? हमें कह रहा है कि सारणिक का प्रयोग कर, यानी हमें यूज करना है सारणिक को। सारणिक का प्रयोग कर शीर्ष 1 4 शीर्ष दे रखे हैं, यानी वर्टिकल्स दिए गए हैं 1 4, इसके अलावा 2 3, ये लो भाई 2 3, और एक पॉइंट और दे रखा है -5 3, यानी -5 और -3। हमें कहा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर कह रहा है कि क्या दिए गए बिंदु संरेख हैं। दूसरा क्वेश्चन एक और पुटअप कर दिया इसने। क्या किया कि आपको एक तो ये बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा। फिर हमसे कह रहा है कि क्या ये संरेख है। संरेख का मतलब कोलिनियर, एक ही लाइन के बिंदु हैं, और उसके लिए कल कंडीशन मैंने बताई थी भाई। क्या कंडीशन है? यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आता है तो बिंदु संरेख होंगे, कोलिनियर होंगे, एक ही रेखा के अंदर स्थित होंगे भाई। ठीक है, चलो तो भाई चेक कर लेते हैं है कि नहीं है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 सर x1 y1 सर x2 y2 x3 y3 उसके बाद है 1 1 1। ये हमारे पास है भाई, ठीक है। वर्टिकल्स रखने हैं, शीर्ष बिंदु हमें इसके अंदर रखने हैं, तो चेक करना भाई क्या आएगा 1/2। फिर हमारे पास ये एक सारणिक है, इसके अंदर पॉइंट 1 4 लो 1 फिर 4 2 3, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2 फिर 3 -5 फिर -3 और उसके बाद है 1 1 1। हमें इस सारणिक का मान निकालना है और इस सारणिक का मान यदि 0 आएगा तो हम कह देंगे कि बिंदु संरेख है। यदि इस सारणिक का मान 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे कि ये बिंदु है संरेख नहीं है भाई। चलो देख लेते हैं, तो मैं यहाँ करता हूँ, देखो 1/2 है बाहर, 1/2 रहने दो, फिर ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ तो 0 नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर गुणधर्म लगाना चाहो तो लगा सकते हो, गलत नहीं है। 1 में से 1 घटाओगे यहाँ 0 आ जाएगा, इस 1 में से इस 1 को घटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले चेंज कर रहा हूँ, अगर डायरेक्ट प्रसार कर दूँ भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। आप इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, कभी ये सोचो कि नहीं इसका तो डायरेक्ट ही प्रसार करना पड़ेगा क्या, नहीं, जरूरी नहीं है। यदि आपको लगता है कि मेरे को प्रॉपर्टी लगानी है तो आप प्रॉपर्टी लगाओ। प्रॉपर्टी क्या लगा सकते हो, R1 में से R2 घटा दो, R2 में से R3 घटा दो, ताकि यहाँ पे भी 0 आ जाए, यहाँ पे भी 0 आ जाए और कॉलम 3 के अनुसार प्रसार कर दो। बात एक ही रहेगी, आंसर आपका सेम आने वाला है। चलो सर देख लेते हैं, तो पहले 1, तो फिर आ जाएगा 3 1 -3 फिर 1 फिर -4 क्योंकि बीच में माइनस आएगा, फिर क्या आ जाएगा, इसको और इसको हटाओगे तो 2 फिर 1 फिर -5 फिर 1 फिर +1 आने वाला है, ये लो सर +1, तो क्या आएगा अंदर 2 3, ये आ गया 2 3 -5 और उसके बाद है -3, ठीक है। ये हमने यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दिया। अब एक स्टेप और आ जाएगी, तो देखो = 1/2, यहाँ 1 है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका गुणा इससे करोगे तो 3 आएगा, बीच में माइनस, इसका गुणा इससे करोगे तो -3 और माइनस पहले से +3, तो 3 + 3 यहाँ पे तो आ गया 6। उसके बाद है -4, इनका देख लो, इसका मल्टीप्लाई इससे किया 2 आया, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे किया -5, माइनस पहले से +5 और 2 कितने हो गए 7, और 7 चौक कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे भाई, कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखो भाई, यहाँ 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो -6 आ गया, ये लो -6, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो -15 आएगा, और माइनस पहले से होने के कारण +15, तो -6 और +15 कितना बचेगा भाई सर 9 बचेंगे, किसके बचेंगे प्लस के, यानी प्लस के 9, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं इधर कर देता हूँ, इधर दिखाई तो देगा ना, चलो इधर भी स्पेस काफ़ी है, इधर देख लो क्या आया हमारे पास 1/2, उसके बाद देखो 6 और 9 कितने हो गए सर 15 हो गए, 15 और माइनस के 28, सर माइनस के 13 बच गए, तो माइनस का 13 बच गया। तो मैंने क्या कहा था कि भाई इसका सिर्फ संख्यात्मक मान लेना है, हमें चिन्ह नहीं लेना है, सिर्फ संख्यात्मक मान लेना है। तो हम कह देंगे कि सर इस माइनस को हटा के 13/2 और 13/2 का मतलब 6.5 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई 6.5 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है। स्क्वायर यूनिट तो हम कह सकते हैं कि 6.5 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आया, और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आया तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं है। तो जो ये पॉइंट थे
ये पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे, इसका मतलब है संरेख बिंदु नहीं। तो यहां लिख देंगे संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। संरेख कब होता? संरेख के लिए कंडीशन क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर आना चाहिए? 0 का। काफी सोच रहे हैं माइनस कहाँ गया, तो मैं फिर से बता देता हूं कि एरिया के अंदर हम माइनस यूज नहीं करते हैं, हमेशा एरिया पॉजिटिव होता है, क्षेत्रफल प्लस का होता है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों एक जैसे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक जैसे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक मैं करा रहा हूं, एक आपको करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम में एक बार 1 नंबर का आया हुआ है और एक बार 3 नंबर का आया हुआ है। एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये 2 बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलो ये कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? k की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं यहाँ लिख देता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? 35 वर्ग इकाई, ये हमें दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पहले से ही दिया गया है। हमसे तो क्या कह रहा है? जबकि शीर्ष, यानी कोई ट्राइंगल है, ये देखो ये ट्राइंगल, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और यहाँ पे A, फिर यहाँ पे B और यहाँ पे C। शीर्ष क्या दे रखे हैं? वर्टिकल्स क्या दिए गए हैं? K4, यानी एक तो दे रखा है K4, दूसरा दे रखा है 2 - 6, 2 - 6, थर्ड दे रखा है 5 4, फिर है 5 4। ये हमें वर्टिकल दिए गए हैं। इस जो ट्राइंगल है, ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई, मतलब क्षेत्रफल भी दे रखा है 35 दे रखा है, यानी जो एरिया आएगा वो 35 आएगा भाई। ठीक है, तो हमें इस केक की वैल्यू बतानी है कि सर इस केक की वैल्यू क्या आएगी। तो मेरी बात को समझना भाई, देखो हमने तो ये पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ आया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे काम आने वाला है भाई। चलो सर काम आएगा, तो यहाँ लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? सर ये पढ़ा था कि 1/2, बाहर तो आएगा 1/2, फिर हम एक सारणिक बनाएंगे और सारणिक के अंदर पॉइंट होंगे x1 y1 फिर 1, फिर होगा x2 y2 फिर 1, फिर होगा x3 y3 और 1। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है इस पर ही हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 दिया गया है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 35 इज इक्वल टू 1/2 है, लो भाई 1/2, फिर एक डिटरमाइनेंट, एक सारणिक x1 y1 यानी पॉइंट, तो पॉइंट क्या होगा k, उसके बाद है 4, फिर है 2, फिर है -6, फिर है 5, फिर है 4 और फिर है 1 1 1। ठीक है, तो ये हमारे पास है। 2 तरीके हैं, यहाँ 0 ला सकते हो, यहाँ 0 ला सकते हो। गुणधर्म यदि यूज करना चाहो, प्रॉपर्टी यूज करना चाहो, यूज कर सकते हो भाई। R1 में से R2 घटा दो, R2 में से R3 घटा दो। ठीक है, उसके बाद देखो 35
इज इक्वल टू 1/2 और इस सारणिक का हमें मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले k, तो अंदर क्या आ जाएगा, -6 1 फिर 4 फिर 1 फिर माइनस फिर आ गया 4, तो फिर क्या आ गया भाई -4, इसको और इसको हटाओगे तो 2 1 5 1 2 1 फिर 5 फिर 1, उसके बाद फिर +1, लो भाई +1, इसको और इसको हटा दोगे तो 2 -6 2 फिर -6 5 फिर 4 5 और फिर है 4। ठीक है, तो 35 इज इक्वल टू, देखो 35 इज इक्वल टू 1/2, देखते हैं अंदर क्या आने वाला है भाई, k है, k रहने दो, अंदर देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -6 बीच में -4 +4 आएगा, लेकिन बीच में माइनस होने के कारण -4, तो -6 -4 -10 हो गया, लो भाई यहाँ -10 आ गया, फिर -4 2 बीच में माइनस फिर 5 2 -5 करोगे तो -3 आने वाला है, लो भाई यहाँ -3 आ गए, फिर +1 करो क्रॉस मल्टीप्लाई 8 बीच में -30 यानी +30 और 8 38 हो गया, यहाँ हो गया 38, ये मैंने बंद कर दिया। आगे चलते हैं, इधर लिख देता हूँ मैं 35 इज इक्वल टू 1/2, अच्छा ऐसा करो, इस 1/2 देखो 2 भाग में है ना, इधर लेके आओगे तो ये 35 से गुणा हो जाएगा, यानी 2 × 35 या 70 लिख दो 70 लिख दो भाई, बात एक ही है भाई। देखो ये 2 भाग में है, इधर लेके आओगे तो 35 से गुणा में चला जाएगा, ये अंदर देखो -10 उसके बाद की माइनस इंटू माइनस +12 हो गए, +12 +38, देखो ये हो गए 70 यानी 70, 38 और 12 50 हो गए, इसको इधर लेके आओगे तो -50 इज इक्वल टू -10, यहाँ बच गया 20 इज इक्वल टू -10k, और इसको इधर लेके आओगे तो k इज इक्वल टू -2, k इज इक्वल टू क्या आ गया -2, यही आपका आंसर है भाई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है और त्रिभुज का क्षेत्रफल की जगह 35 इज इक्वल टू डिटरमाइनेंट 1/2 वैल्यू रख के सारणिक का मान निकाल के सिर्फ पक्षांतर किया और हमारे पास k की वैल्यू आ गई भाई। ठीक है, तो एक बार फटाफट बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। -2, बिल्कुल -2, यस सर। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5 देख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है यदि बिंदु 3 -2 एक पॉइंट दिए गए, देखो हमें पॉइंट दिए गए हैं, बिंदु दे रखे, क्या दे रखा है 3 फिर -2, एक पॉइंट तो ये है x2, फिर है x फिर 2 है, फिर कह रहा है कि 8 8 यानी 8 8, और ये कह रहा है ये कोलिनियर है, बस संरेख है। कैसे हैं ये
संरेख है, इसका मतलब है कोलिनियर है। ये पॉइंट कैसे है? कोलिनियर है, संरेख है, एक ही रेखा के अंदर स्थित है। सर 12 भी आ रहा है, दो मान -2 और 12। अच्छा, ये दूसरा मान है ना, ये दो मान क्यों दे रखे हैं? ये ना प्लस माइनस से दे रखे हैं भाई। जैसे हमने क्या कहा था कि भाई जो सारणिक का मान है, जो सारणिक का मान है वो हम चिन्ह नहीं लेते हैं। अगर चिन्ह रखोगे तो एक बार प्लस रखोगे और एक बार क्या रखोगे? माइनस, तो आपके पास 12 भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि चिन्ह का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। मान लीजिए अभी जो आपने वैल्यू निकाली उसका मान मान लीजिए प्लस का 2 आया, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है उसका मान -2 आएगा तब भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो दूसरा मान 12 आ रहा है वो आप प्लस के चिन्ह से, देखो हमने प्लस के चिन्ह से किया तो -2 आया, अब माइनस चिन्ह से करोगे तो फिर आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक है, माइनस चिन्ह से आप करके देखना तो उसका मान कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, लेकिन इसका वास्तविक मान -2 रहेगा। भाई 2 इसलिए दे रखे हैं क्योंकि सारणिक का मान हम प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। सारणिक के मान से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सिर्फ सारणिक का संख्यात्मक मान लेते हैं, ना कि चिन्ह वाला लेते हैं। अगर चिन्ह लोगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो दोनों मान आ जाएंगे आपके पास। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 - 2 x 2 8 8 संरेख है, तो हमें x का मान बताना है। पिछला क्वेश्चन प्लस माइनस से नहीं किया, इस क्वेश्चन को मैं करके दिखा दूंगा। इसके भी 2 मान आएंगे, लेकिन हम एक निकालते हैं। 2 क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, अभी समझना। देखो संरेख है, एक ही रेखा के अंदर है भाई, तो हमें x की वैल्यू पूछ रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, हमने यही तो पढ़ा है कि यदि संरेख है, क्या है? संरेख है, कोलिनियर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हम कह सकते हैं कि 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। 1/2 को जब इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 0। ऐसा क्यों? देखो जो ये सारणिक का मान है ना, इस सारणिक का मान माइनस भी ले सकते हो, इस सारणिक का मान प्लस भी ले सकते हो, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। प्लस इधर माइनस है, इधर तो 0 रहेगा, इधर प्लस माइनस लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? तो सारणिक का संख्यात्मक मान लेते हैं, ना कि हम चिन्ह। अगर चिन्ह का ध्यान रखोगे तो एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे, आपके पास 2 मान आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो देखो हम लास्ट में कर लेंगे, एक बार प्लस चिन्ह से एक बार माइनस चिन्ह से। देखो x1 y1 इधर कर देता हूँ, x1 y1 यानी 3 फिर -2, फिर है x फिर 2 फिर है 8 और फिर 8 फिर है 1 1 1। ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि बिंदु संरेख है और संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। इसके अंदर 1/2 और आता है, उसको इधर भेज देंगे, 0 के भाग में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो अब इसका मान निकालते हैं। निकालो भाई मान। सबसे पहले 3 लो भाई, 3 लिख दिया। अंदर देखते हैं क्या आने वाला है। अंदर हमारे पास आ जाएगा 2 1, उसके बाद 8 1, फिर बीच में माइनस, फिर -2, तो ये हो गया +2। +2 आ गया तो इसको हटाओगे तो x 1 8 1 x 1 फिर 8 फिर 1, फिर +1 है, लो भाई +1, फिर एक सारणिक बनाओगे तो x 2 8 8 8 8 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू आ जाएगा 0, क्योंकि बराबर में क्या है? 0 है भाई। चलो इनको सोल्व कर लेते हैं। जैसे हम इनको सोल्व करेंगे तो देखो क्या आने वाला है। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस में 8 तो -6 बच गया भाई।
फिर प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 8 आ गया, ठीक है। फिर प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8x और माइनस में 16 आ जाएगा भाई, और इज इक्वल टू क्या है 0। आपको पता ही है भाई सारणिक का मान निकालना। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8x माइनस में 8 दूनी 16 हो गया। सारणिक का मान निकालना सबको आता है भाई, ठीक है। अब इनको सोल्व करोगे तो ये हो गया -18, ठीक है। यहाँ पे हो गया देखो इसका मल्टीप्लाई 2x माइनस में 16, यानी प्लस का 2x और माइनस में हो गया 16। 1 से करोगे तो प्लस का 8x, प्लस का 8x और फिर आ गया हमारे पास माइनस का 16 इज इक्वल टू क्या है 0। देखो अब हमारे पास जोड़ने पर क्या आया, पहले तो x देख लेते हैं। 8x ये हो गए, 2x ये हो गए, तो 8 और 2 10x हो गए हमारे पास, 10 तो x हो गए। माइनस के 16 और माइनस के 16, माइनस के 32 ये हो गए, और माइनस के 18 ये हो गए, यानी माइनस के 50 हो गए, यानी माइनस के 50 इज इक्वल टू 0। इधर लेके आओगे तो 10x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, और ये हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। मैं इसमें देख लेता हूँ आंसर क्या आए हुए हैं। 5 इसका आंसर आ गया, यही हमारा उत्तर होगा। चलो एक बार देखो इसको समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आ गया होगा भाई, बिल्कुल सिंपल सा था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। एक बार बता दो फटाफट समझ में आया कि नहीं आया। यस सर, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, सारणिक प्रयोग से दो बिंदु हैं 3, 1, 9, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी अब हमें रेखा का समीकरण निकालना है भाई। चेक कर लेते हैं। सारणिक प्रयोग से दो बिंदु दे रखे हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर रहेगा 6। दो बिंदु हैं आपके पास, देखो कौन कौन से बिंदु हैं इसके बारे में बात करें तो एक बिंदु तो है 3, 1 और एक है 9, 3। एक तो है 3, 1 और एक है 9, 3। आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक चलते हैं। से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए कल हमने फॉर्मूला भी बताया था कि कौन से फॉर्मूले से आप ज्ञात कर सकते हो। तो भाई देखो, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे। देखो सर, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हमने कल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि सर x1 y1 x2 y2 1 1 1 और ये बराबर में आ जाएगा 0। x1 y1 x2 y2 ये तो दो बिंदु हैं, x y समीकरण में होना चाहिए। तीसरा कॉलम 1 1 1 और बराबर में 0 रखकर जैसे इस सारणिक का मान निकालेंगे हमारे पास एक रेखा का समीकरण आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? रेखा का समीकरण। चेक कर लेते हैं सर, आएगा कि नहीं आएगा।
चलो भाई, एक्स वाई तो रहने वाले हैं सेम, x1 y1 यानी 3 1, लो भाई 3 फिर 1, 9 3, यहाँ पे हो गया 9 और फिर हो गया 3, फिर है 1 1 1, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमें सारणिक का मान निकालना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ कर देता हूँ मैं x, उसके बाद सारणिक बनाएंगे तो 1 1 3 1, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1 1 फिर 3 फिर 1, उसके बाद माइनस वाई, लो भाई माइनस वाई, फिर एक सारणिक बनाओगे, इसको और इसको हटाओगे तो 3 1 9 1, 3 1 फिर 9 फिर 1, फिर प्लस, फिर 1 लिखोगे, फिर एक सारणिक बनाओगे तो क्या आएगा 3 1 9 3, और बराबर में क्या लिखना है, बराबर में 0। सारणिक का मान निकालना सबको आता है भाई, आता है कि नहीं आता है भाई, ये लिखना है फिर इसको छोड़ना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया x, अंदर देखते हैं क्या है, 1 माइनस 3, सर माइनस 2 आ गया, माइनस वाई, 3 माइनस 9 माइनस 6 आ गया। अब सारणिक का मान आपको निकालना डायरेक्ट आना चाहिए कि हाँ सर ऐसा मान आएगा, 1 प्लस 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, 3 3 9 और फिर माइनस में 9, 0 हो गया। तो हमारे पास आया माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। माइनस से गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यही अपना आंसर। आपसे क्वेश्चन इसमें एक और ऐड कर सकता था कि ये रेखा कहाँ से गुजरेगी, तो आपने अगर पढ़ा हो तो y बराबर mx, यानी जिसके अंदर अचर नहीं हो, क्या नहीं हो, अचर नहीं हो, वो रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। मूल बिंदु, और मूल बिंदु आप जानते हो क्या है, 0 0 से गुजरती है, 0 0 से गुजरती है। ये हमने पढ़ा था 11th क्लास में। यदि जिसके अंदर अचर नहीं हो, अचर का मतलब देखो इसके अंदर कहीं पे भी 1 2 3 माइनस 1 माइनस 10, सर माइनस 6, सर 6x आएगा, कहाँ आएगा मेरे भाई 6x, हाँ सॉरी यहाँ पे देखो ये तो ठीक है, यहाँ पे आएगा प्लस का 6y आएगा, ये सॉरी यहाँ हो गया प्लस का 6 और यहाँ हो जाएगा माइनस 6। इसके अलावा और भी सोल्व कर सकते हैं, देखो 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग दे दो, सॉरी सबको 2 से भाग दे दो, तो क्या आ जाएगा x माइनस में 3y इज इक्वल टू 0। ये इसका वास्तविक आंसर तो ये भी है, लेकिन अगर देखो इसके अंदर से 2 कॉमन लेके उधर भेजोगे, बात वही है भाई, ठीक है। यहाँ माइनस 6 था और माइनस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6y हो गया, फिर माइनस से गुणा करोगे तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, फिर आप 2 कॉमन लेके उधर भेज दो या 2 का दोनों साइड भाग दे दो, ठीक है। चलो भाई, इसका मतलब आप अच्छे से पढ़ रहे हो बैठकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन खत्म हो गए। अच्छा, इसके अंदर एक क्वेश्चन और ऐड कर रखा था, क्या ऐड कर रखा था देखो, फिर कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि तीसरा बिंदु। अब देखो एक क्वेश्चन तो ये था कि रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, इसका मान निकाल दिया, ये रेखा का समीकरण आ गया। हमसे पूछे कि ये रेखा कहाँ से गुजरेगी, तो हम कह सकते हैं कि सर जिसके अंदर अचर नहीं है वो रेखा मूल बिंदु यानी 0 0 से होकर गुजरेगी भाई, ठीक है। चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसके अंदर एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया। देखो भाई, आपने एक नया क्वेश्चन बना दिया कि 2 बिंदु तो आपको यही लेने हैं, इसके अंदर
-6 का क्या हुआ, कहाँ पे क्या हुआ? -6 कहाँ गया मेरे भाई? कौन सा -6? देखो वो लिखा नहीं था, वो मैंने लिख दिया था बाद में, y के साथ था -6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कौन सा था? ये रहा, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, इसी के अंदर एक पॉइंट और दे रखा है कि -2 और -4, अगर -2 और -4 एक बिंदु और आ गया तो ये कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें त्रिभुज, देखो -6 वो रह गया था, मैंने बाद में लिख दिया था मेरे भाई, और उसके बाद हमने माइनस से गुणा करके 2 का भाग देके x - 3y = 0 हमारा आंसर आया था। हाँ, आपने बाद में देखा था, हाँ भाई बाद में देखा था, है ना? तो ये हो गया, इसका मान तो आप निकाल सकते हो। 2 बिंदु आपके पास ये हैं, तीसरा बिंदु ये है, और हमें कहा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बिल्कुल सिंपल है, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। सारणिक का मान निकालोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निकायों को हल कीजिए भाई, क्रेमर नियम से निकायों को हल कीजिए। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो लगभग हर साल एग्जाम में आता है, हर साल एग्जाम में आता है। देखो, हर साल एग्जाम में आता है, 7th नंबर का क्वेश्चन है और एग्जाम में लगातार आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जो पढ़ने वाले हम, क्रेमर नियम और आव्यूह सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना? और इन्हीं में से क्वेश्चन देखो, 7वें में 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको करना है। 2x + 3y = 9, ये है 2x + 3y = 9। एक पहली इक्वेशन तो ये है। दूसरी इक्वेशन है 3x - 2y = 7, 3x - 2y = 7। हमें कहा गया है कि क्रेमर नियम की सहायता से समीकरणों को हल कीजिए, यानी हमें इसको सोल्व तो करना है, लेकिन किसके मेथड से? क्रेमर नियम से हमें x और y का मान निकालना है। चलो, क्रेमर नियम अगर आपको याद हो, क्रेमर नियम यदि आपको याद हो, क्रेमर नियम की बात करें तो क्रेमर नियम में x किसके बराबर होता है? सर x बराबर होता है Δ1/Δ। सर y बराबर होता है Δ2/Δ। बताओ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? सर बिल्कुल हमने यही पढ़ा है कि क्रेमर नियम के अंदर x = Δ1/Δ, y = Δ2/Δ, और सर इसके अंदर z और होता तो हम z = Δ3/Δ लिखते भाई। बताओ ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? इसका मतलब है कि हमें सर 3 सारणिक चाहिए। कौन कौन से? सर एक तो डेल्टा चाहिए, सर एक Δ1 चाहिए, सर एक Δ2 चाहिए, यानी आपको 3 समीकरण लेनी है, 3 सारणिक चाहिए भाई। चलो, पहली डेल्टा, डेल्टा मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया था कि डेल्टा का मान आप कैसे निकालोगे। कैसे निकालोगे भाई? सर डेल्टा का मान सिर्फ x और y के जो कोफिशिएंट होते हैं, x y के जो गुणांक होते हैं, उनकी जो सारणिक बनाएंगे वो डेल्टा का मान होगा। तो क्या आ जाएगा? देखो 2 3, तो यहाँ लिखोगे 2 फिर 3 3 - 2, 3 चिन्ह का विशेष ध्यान रखना। काफ़ी स्टूडेंट क्या करेंगे कि चिन्ह को तो भूल ही जाएंगे, यहाँ सीधा डायरेक्ट 2 लिख देंगे। 2 नहीं लिखना मेरे भाई, यहाँ -2 है तो यहाँ लिखोगे -2। ये लो, ये एक सारणिक बन गई। मान निकाल दो, 2 का -2 के साथ करोगे सर -4, बीच में माइनस, 3 का 3 के साथ करोगे सर 9, सर हमारे पास -13 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब चलते हैं Δ1 के ऊपर। सर Δ1 में भी एक सारणिक
डेल्टा 1 भी डेल्टा से आएगा, डेल्टा 2 भी डेल्टा से ही आएगी भाई। डेल्टा 1 में क्या है कि जो आपके पास डेल्टा है इसमें पहले कॉलम की जगह इसको हटाकर इसकी जगह आपको 9 और 7 अचर लिखने हैं, यानी इन दोनों की जगह क्या लिखोगे 9 फिर 7, तो पीछे का सेम रहेगा 3 फिर -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस के 18 बीच में -21, तो हमारे पास आ गया -39। सर डेल्टा 2, लो भाई डेल्टा 2 बिल्कुल इजी है, एक सारणिक बनाओगे, सारणिक में बताओ डेल्टा 2 भी कहां से आएगा, सर डेल्टा से ही आएगा। कैसे कि सर जो B1 B2 था दूसरे कॉलम को हटाकर उसकी जगह आपको C1 C2 या कह सकते हैं कि सर 9 और 7 लिखना है। बताओ लिखना है कि नहीं लिखना है, तो ये 2 और 3 तो ऐसा ही रहेगा, 2 और 3, सिर्फ इस 3 - 2 की जगह 9 और 7 लिखना है। ये लो भाई यहाँ पे 9 यहाँ 7, मान निकालोगे 7 दूनी 14 फिर माइनस में 9 तिया 27, यानी -13 आ गए। डेल्टा से ही डेल्टा 1 आता है, इस डेल्टा से ही डेल्टा 2 आता है। अंतर यह है कि डेल्टा 1 में फर्स्ट कॉलम बदलता है, डेल्टा 2 में सेकंड कॉलम बदलता है। बदलता सिर्फ इससे है जो बराबर में आपको अचर दे रखे हैं भाई, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, लो आपका आंसर आ गया। x किसके इक्वल होता है, सर x डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा के इक्वल होता है भाई। डेल्टा 1 की वैल्यू सर -39 है, लो भाई -39 अपॉन में डेल्टा की वैल्यू, सर डेल्टा की वैल्यू है -30, ये लो -13, लो भाई माइनस से माइनस कट गया, 13 से इसको काट दोगे सर 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। उसके बाद y डेल्टा 2 अपॉन में सर डेल्टा, सर डेल्टा 2 देखो डेल्टा 2 की वैल्यू सर -13 है, लो भाई -30 अपॉन में सर डेल्टा की वैल्यू भी -13 है, -13, सर माइनस से माइनस कट गया, 13 से 13 कैंसिल हो गया, सर 1। तो सर आपके पास आंसर क्या आया, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, और यही हमारा आंसर। एक बार फटाफट बताओ कि क्रेमर नियम समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल सही है दीपक हुड्डा, x = 3, y = 1। और यही एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन आता है भाई। तो विशेष ध्यान रखना, क्रेमर नियम से x = डेल्टा 1 अपॉन में डेल्टा, उसके बाद y = डेल्टा 2 अपॉन में डेल्टा। आप सारणिक निकालोगे, डेल्टा में क्या करना है, जो x और y के जो गुणांक होते हैं आपको वो लिखने हैं भाई। बिल्कुल सही है कमल कुमार, ठीक है भाई। डेल्टा 1 में क्या करना है कि जो ये है ना फर्स्ट कॉलम, इसको बदलना है और फर्स्ट कॉलम की जगह आपको ये अचर वाले पद लिखने हैं। डेल्टा 2 में इस सेकंड को बदलना है, इसकी जगह 9 7 लिखना है, ठीक है। जैसे ही डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार सभी विद्यार्थी बताओ कि ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएगा। हैप्पी यस सर, अभय यस सर, सिद्धांत यस सर, जीतू यस सर। चलो भाई, तो समझ में आ गया। देखो आज हम हमारी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज यहाँ पर ही हमारी क्लास को हम समाप्त करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में क्रेमर नियम, आव्यूह सिद्धांत 2 पढ़ेंगे। क्रेमर नियम ये तो 2 × 2 ही समीकरण के लिए है, अभी 3 समीकरण के लिए भी पढ़ना है हमें। तो कल हम पढ़ेंगे क्रेमर नियम और आव्यूह सिद्धांत, 2 ही टॉपिक बचे हैं आपके, एक तो क्रेमर नियम है, आव्यूह सिद्धांत, ये हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना, सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। शुक्रिया, टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, ओके।